Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, इससे पहले ये बता दूं, it is the same standard rule publication SST class 5th chapter number 15 SST. Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your SST class. In this class, we will study chapter number 15 of your book, and the name of the chapter is The United Nation. सो माय डियर किड्स, आज पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में। सबसे पहले बेटे देखेंगे हम यूनाइटेड नेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन क्यों बना, कब बना, यूनाइटेड नेशन की कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और उन ऑर्गन्स का क्या क्या काम होता है। तो ये सारी की सारी चीजें अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ओके, सो चैप्टर नंबर 15, लेट्स स्टार्ट। द वर्ल्ड वॉर्स, सबसे पहले वर्ल्ड वॉर से शुरू होता है। ऑफ कोर्स यूनाइटेड नेशन बना ही इसलिए कि वर्ल्ड में ऐसा कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 हो चुका था। सो ऐसे कोई आगे वर्ल्ड वॉर ना हो, हमारे देश में, कंट्री में पीस बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे, इसके लिए मेन एम था हमारे यूनाइटेड नेशन का एस्टैब्लिशमेंट करना। तो लेट्स सी कैसे बनता है, लेट्स सी। ओके, द वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड इन 1914 एंड एंडेड इन 1918। हमको पता है 1914 में हुई थी एंड 1918 में वो खत्म हुई थी। द वॉर स्टार्टेड इन यूरोप when the industrialized nation of the world became jealous of one another power. Of course, ये यूरोप में शुरू हुई थी। जब एक दूसरे के बीच में जेलसी आ गई तो ये वर्ल्ड वॉर हुआ। Each country wanted its own empire to grow. Of course, हर कंट्री चाह रही थी कि उनका एम्पायर ग्रो करे। Okay, millions of soldiers and other people were killed or wounded. Cities were destroyed and there were a severe shortage of the food. Of course, वहाँ पे food की shortage भी हुई. After a few years of peace, World War II broke out in September 1939 में. It ended in 1945 तक। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होता है। 1939 में शुरू एंड 1945 में खत्म होता है। After USA has dropped atomic bomb over the two Japan cities Hiroshima and Nagasaki. और ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म कब होता है, जब यूएसए 2 एटम बॉम्ब्स जापान पे गिरा देता है, और वो 2 कौन सी जगहें थी, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे। तब ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है। द लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटी इन वर्ल्ड वॉर 2 वाज सच ग्रेट देन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। ऑफ कोर्स वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत एकदम तबाही मच गई थी, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था, हम गिन भी नहीं सकते इतना हुआ था। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनको होश आता है कि हमें कोई ऐसी एजेंसी बनानी चाहिए जो इन सब चीजों को देख रेख करे, तब यूनाइटेड नेशन बनती है। सो फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन बनती है। द लीग ऑफ नेशन वाज क्रिएटेड सो दैट देयर माइट बी नो कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ना लीग ऑफ नेशन बनता था। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ ना, तब इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी लीग ऑफ नेशन, बट वो अपना कोई काम ठीक से कर ही नहीं पाई। कैसे पता लगा नहीं कर पाई? ऑफ कोर्स अगर ये एजेंसी बनी थी तो ये वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होने देती, पर वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, मतलब ये फेलियर थी ये एजेंसी, इसकी पावर नहीं थी इसके पास। ठीक है, बट इट कुड नॉट डिलीवर रिजल्ट। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर which lasted 6 years, the United Nation was formed in 1845. अब सॉरी 1945। तो यूनाइटेड नेशन कब फॉर्म होता है? 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है उसके बाद। Its charter was signed by 50 nations in 24 October 1940 in San Francisco. 50 कंट्रीज ने इसको साइन किया और ये बन जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑन 24 अक्टूबर 1945 में। चलिए, the United Nation was originally called the United Nation Organization, UNO. However, after 1950 it came to know as United Nation. Of course, पहले जब ये बनी थी तब ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से थे, यूएनओ, बट 1950 के बाद से इसको हम यूएन ही सिर्फ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन करके। ठीक है, वी सेलिब्रेट द यूएन डे एवरी ईयर ऑन 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को हर साल हम यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट किया करते हैं। टुडे द टोटल मेंबर्स आर ऑलमोस्ट 193 कंट्रीज आज के टाइम पे इसका पार्ट है यूनाइटेड नेशन का। स्टार्टिंग देखो 50 कंट्रीज से हुई थी, अब 193 कंट्रीज आर देयर इन यूनाइटेड नेशन। ओके,
The UN has adopted six languages as their official languages. 6 official language है UN की. कौन कौन सी? English, French, Russian, Spanish, Chinese and Arabic. ये हमारी 6 लैंग्वेज आपको मिलेगी UN की. The headquarter of United Nation is in New York, USA. So USA में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा. किसका? United Nation का. It has its own flag and its envelope is world map enclosed by 2 green olive branches. इसका खुद का we can say flag है. ठीक है, खुद का flag है. It is light blue in color. इसका कलर light blue कलर का होता है. ठीक है. The United Nations does not make law and does not impose tax on the member of country. It work in several ways. देखिए अब इसका एम था क्या, ये बनाने का एम क्या था जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाई गई 1945 में. What is the aim of it? Let's discuss. सबसे पहले to maintain international peace and security. सबसे पहले इसका मेन एम था इंटरनेशनल पीस को बरकरार रखना, ये मेन एम था. The main aim of United Nations is to prevent war. War ना हो कभी. Disputes are discussed at the meeting and efforts are made to find the peaceful solution. उसका peaceful solution निकल सके, वो war कभी भी ना हो. ठीक है, war को रोकना is the main aim of UN. Second, when there is a danger of a war between two nations, the UN send military force called peacekeeping force to prevent war. देखिए इनकी अपनी एक peacekeeping force भी है जो war को prevent करती है. ठीक है, कभी भी दो कंट्रीज के बीच में लग सकता है कि वॉर हो रही है, तो यहाँ पे यूएन अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेज देती है टू प्रिवेंट वॉर, ताकि वॉर ना हो. इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ सेंडिंग सोल्जर टू मेनी पीस कीपिंग मिशन इन यूएन. इंडिया के भी बहुत सारे सोल्जर पीस कीपिंग मिशन में जाया करते हैं यूएन की मदद करने. नेक्स्ट है टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द नेशन के साथ में फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना. टू एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड द फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल. देखिए रिस्पेक्ट करना ह्यूमन राइट्स की एंड फ्रीडम की, ये भी यूएन में लिखा गया है. All member nations of UN are expected to ensure that human rights are upheld in their country. Next, to achieve international cooperation in solving economic and social problem. देखिए कोई भी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम आए उसका सॉल्यूशन करना है, ना कि कोई वॉर करनी है. ठीक है, ये मेन एम सबसे पहले है कि पीसफुल चीजों को हैंडल करना. ठीक है, so it exports the richer a nation to help the poor country to improve their living condition. It has also helped to improve education in these countries. Next, to fight diseases and prevent environment. हमारी environment को prevent करके रखना, diseases को फैलने ना देना, ये सारी चीजें important है आपके UN में. UN का मेन एम था, ये इसके लिए बनाया गया. अब कुछ प्रिंसिपल्स भी थे क्या इसके? लेट्स सी कौन कौन से हैं. सबसे पहले था ऑल कंट्री that are member of UN must obey the charter. उनका एक चार्टर होता है, उसको आपने ओबे करना है अगर आप UN के मेंबर हो. जैसे आज के टाइम पे 193 कंट्रीज है, तो इन सबको ये जो चार्टर है इसको फॉलो करना पड़ेगा. नेक्स्ट, ऑल कंट्रीज दैट आर मेंबर ऑफ UN आर इक्वल, हाउएवर डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड मे बी. मतलब यहाँ सब इक्वल है, वी ऑल आर इक्वल. ठीक है. नेक्स्ट, The UN will not interfere in the domestic affair of any country. कोई कंट्री का डोमेस्टिक अफेयर है उसमें UN इंटरफेयर नहीं करेगी. ठीक है. Countries must be try to settle their differences by peaceful means. पीसफुल तरीके से डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाएगा यहाँ पे. ठीक है. अब ये हमने देख लिया UN क्या है, कैसे बनी, उसके एम्स एंड प्रिंसिपल. अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है UN का. लेट्स सी अबाउट स्ट्रक्चर. सो सबसे पहले इसमें आता है जनरल असेंबली, UN की जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टरशिप काउंसिल एंड यस, सो दीज आर द 6 ऑर्गन ऑफ UN, यूनाइटेड नेशन. और यूनाइटेड नेशन हमने कब नाम दिया? 1950 में. याद भी करते जाओ ऐसे. ठीक है. कब बनी थी? 24 अक्टूबर 1945. ओके, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं द जनरल असेंबली क्या है. ओके, The General Assembly is the main organ of UN. UN का सबसे मेन ऑर्गन है जनरल असेंबली. ठीक है. It meet every year. ये हर साल जितनी कंट्रीज है ना एक साथ मिला करती है. इसमें डिस्कशंस होता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो गई है, हम कैसे टैकल कर सकते हैं, क्या क्या चीजों पे हमें वर्क करना है, ये सारी चीजें. ये हर साल यहाँ पे मीटिंग होती है UN की, जनरल असेंबली की. ओके. डिस्कशन ऑफ ऑल एक्शन ऑफ UN आर हेल्ड इन जनरल असेंबली. यहाँ डिस्कशंस हुआ करती है. Every member of country can put
फॉरवर्ड इट्स आइडिया एंड ओपिनियन। यहाँ पे हर कंट्री अपने आइडियाज एंड ओपिनियन को रखती है। बेस्ड ऑन द डिस्कशन डिसीजंस आर टेकन एंड देन एक्सिक्यूटेड। ऑफ कोर्स लोग यहाँ पे मिलते हैं, सब लोग डिस्कशन करते हैं, फिर यहाँ पे नतीजा निकाला जाता है, रिजल्ट निकाला जाता है। Member decided routine matters with a simple majority vote more than half of the voter। सिंपल मेजोरिटी से वोट किया जाता है यहाँ पे कि जितने टोटल मेंबर है उसके हाफ से ज्यादा वोट मिल जाता है तो वो चीज पास हो जाती है। इंपॉर्टेंट डिसीजन रिक्वायर अ 2/3 मेजोरिटी। ऑफ कोर्स जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं उसमें आपकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, स्पेशल मेजोरिटी। However, it is not compulsory for all member nation to follow the recommendation of General Assembly। Of course, जनरल असेंबली में जो रिकमेंडेशन है ऐसा नहीं है सारी कंट्रीज को सच में फॉलो करना ही करना है, ठीक है। चलिए अब दूसरा ऑर्गन था सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी से समझ रहे हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड होगी, ठीक है। जनरल असेंबली तो हमारी मेन ऑर्गन है। अब सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? द सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूएन। यूएन की सबसे मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है हमारी सिक्योरिटी काउंसिल। It is responsible for maintaining international peace and for restoring peace if a war breaks out। Of course, शांति करना, पूरे वर्ल्ड में शांति को मेंटेन करके रखना इज द मेन एम ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। द काउंसिल मीट्स व्हेनेवर देयर इज अ थ्रेट और पीस। जब भी कोई थ्रेट हो रहा है, पीस जब वी कैन से वॉर की सिचुएशन हो रही है, ये लोग मिला करेंगे, ये लोग सॉल्यूशन निकाला करेंगे कैसे हम इस वॉर को रोक सकें, ठीक है। It may also meet if a nation has complained against another nation। अगर किसी एक नेशन ने दूसरे नेशन के बारे में कंप्लेन किया तब भी ये लोग मिलते हैं। All the member of country have to accept its decision। Of course, अब यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाएगा वो सारी कंट्रीज को मानना पड़ेगा। The Security Council has 15 member, 5 of them have permanent seat। These देखिए 15 टोटल कंट्रीज होती है इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें 5 होती है परमानेंट एंड 10 होती है नॉन परमानेंट जो चेंज होती रहती है। सो 5 परमानेंट कंट्रीज कौन सी? यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। दीज परमानेंट मेंबर हैव द पावर टू वीटो और ओवररूल एनी मेजोरिटी रेवोल्यूशन। इसके पास वीटो पावर होती है, कोई भी डिसीजन को अपहोल्ड कर सकते हैं ये 5 कंट्रीज। इसलिए ये हमारी सिक्योरिटी काउंसिल की सबसे 5 पावरफुल कंट्रीज मानी जाती हैं। The other 10 members are elected every 2 years। जो बाकी के 10 कंट्रीज हैं वो हर 2 साल के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्ट होती है, मतलब वो नॉन परमानेंट है। ये 5 परमानेंट रहेंगे, इनको कोई नहीं हटा सकता। नेक्स्ट है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी क्या है अब यूएन का? लेट्स सी। द सेक्रेटरीट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव है, यहाँ कामकाज होता है, ठीक है। इट कैरी आउट द डे टू डे वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन। यहाँ यूनाइटेड नेशन के दिन हर रोज के काम काज होते हैं, ऑफिस है एक तरीके से। द सिक्योरिटी जनरल अपॉइंट्स फॉर 5 years। इट इज द हेड ऑफ सेक्रेटरी। सिक्योरिटी जनरल हेड अपॉइंट किया जाता है यूएन का, जो यहाँ का सेक्रेटरीट होता है। ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का सबसे पावरफुल पर्सन होता है इसका हेड, ओके। अगला है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या है? लेट्स सी। द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल works under the General Assembly। So General Assembly के अंदर ये काम करती है। It looks after those programs of UN which provide help to the developing nation। जो developing nation को help provide करते हैं इसको देख रेख करती है। It also look after the programs related to education, health and the culture। So जो education, health, culture के programs होते हैं उसको भी देख रेख यही council करता है। It look after the work of several agencies that work for the poor and the needy people। जो गरीबों के लिए भी काम कर रही है एजेंसी, उस पर भी देख रेख यही करती है। तो जो भी इकोनॉमिक एंड सोशल से रिलेटेड फैक्टर है उस पर ये काम किया करती है ये काउंसिल। अगला इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे नाम से जाना जाता है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन। ये जुडिशियल ऑर्गन है यूएन का। इट सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन द कंट्रीज एंड एडवाइज मेंबर स्टेट्स ऑन मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यहाँ पे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता है। ये एक कोर्ट टाइप का है, इंटरनेशनल कोर्ट है ये। द कोर्ट हैज 15 जजेस। यहाँ पे 15 जजेस होते हैं। द जज आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 9 years। 9 years के लिए यहाँ पे जजेस को अपॉइंट किया जाता है। द हेडक्वार्टर इज एट हेग। इट इज इन नीदरलैंड। सो नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है आईसीजे का। नेक्स्ट है बेटा ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल का क्या काम होता है यूएन में? लेट्स सी। द ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट territory of the world which were not independent then. Now all of them have become independent. The trusteeship council is no longer function। आज के टाइम पे ये trusteeship council अपने फंक्शन में नहीं है ना, इसको वी कैन से हटा दिया गया है ना, इसका कोई काम नहीं दिया है।
अगला है कुछ स्पेशल एजेंसी यूएन की, वो कौन कौन सी है, लेट्स सी। Much of the work of UN is carried out with the special agency. Of course, यहाँ पे कुछ UN की special agencies भी बनाई हैं. They deal with the food aid, health, education, environment, and agriculture. Member countries pay for the work of these agencies. The richer a nation is, the more it pay. Let us study the aim and the program of some of the agencies. Let's see कुछ UN की agencies और उनके काम. सबसे पहले बेटा हम देखेंगे यूनिसेफ के बारे में, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड. ऑफकोर्स चिल्ड्रन के लिए काम करेगा, नाम से ही पता लग रहा है ना. The United Nations Children Fund, UNICEF, work for the children rights and the development and protection and survival. Children की rights की, उसकी survival की, उनकी protection के लिए help करता है UNICEF. Next है बेटा UNESCO. UNESCO का full form है United Nations Education, Scientific and Culture Organization, UNICEF. ठीक है, United Nations Education, Scientific and Culture Organization है ये. So ये क्या काम करती है? It aims is to motivate countries in the area of culture, science and education. यहाँ पे ये इन fields में काम करती है जो culture से, science से, education से related हो. It was set up in 1946. ये 1946 में set up हुई थी United Nations Education Scientific Research Organization. We can say culture organization. So ये education, culture and scientific way पे काम करती है. The UNESCO educate about people, about their health and farming methods, spreading scientific knowledge, teacher training and culture exchange of students and teachers between the countries. So बेटा ये इसके काम है, knowledge का share करना, teacher की training करना, students को we can say कि culture का exchange होना between students and teachers का, इस तरीके का health awareness करवाना, farming methods को discuss करना, ये सारे काम करवाती है. नेक्स्ट है बेटा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ऑफ कोर्स नाम से पता लगा हेल्थ से रिलेटेड होगी, है ना. सेट अप इन 1948. ये 1948 में सेटअप हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. दिस ऑर्गन ऑफ यूएन एम्स टू इंप्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल. हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए काम किया करती है ये एजेंसी. इट प्रोवाइड्स हेल्प एंड ट्रेनिंग फॉर द हेल्थ वर्कर्स टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस सच एज मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड एड्स. ऑफ कोर्स कुछ ऐसी मेन बीमारियां, इससे उसको लड़ने में मदद करती है World Health Organization. It promotes research in health and medicines. Health and medicine में work करने का काम करती है ये organization. It also provide information about outbreak of epidemic. कोई epidemic, pandemic आ जाता है, जैसे COVID-19 आया था. So World Health Organization का काम और ज़्यादा बढ़ जाता है. So लोगों की health का ध्यान रखना, कोई ऐसी बीमारी ना फैले, इस सब का ध्यान रखना World Health Organization का काम है. Let's see, next organization of UN is FAO. Food and Agriculture Organization is the full form of this. ठीक है? It is an agency that work for removing hunger from the world. World से hunger को हटाना ये मेन काम था FAO का. ठीक है? Next है बेटा ILO. ILO ये क्या है? International Labour Organization. इसका full form है International Labour Organization. ठीक है? The International Labour Organization ILO works for promoting opportunity that help people to find work. Of course, लोगों को job ढूंढने में ये help करती है. It also take care of the rights of people at work. Of course, लोगों की मतलब लोगों के लिए काम करती है, employees के लिए काम करती है ये. ठीक है, कि उन लोगों के लिए कोई समस्या ना हो इसलिए. तो देख पा रहे हो अलग अलग यूएन जितनी भी एजेंसीज है वो अलग अलग स्पेयर्स पे काम करती है. कोई हेल्थ के लेके, कोई सिक्योरिटी को लेके, कोई चिल्ड्रंस को लेके, लाइक दिस. ठीक है, अब देखते हैं अचीवमेंट्स क्या रही है यूएन की, क्या अचीव किया है यूएन ने अभी तक. द यूनाइटेड नेशन हैज ट्राइड टू प्रिवेंट टेंशन और वॉर बिटवीन द कंट्रीज. कंट्रीज के बीच में जो वॉर वगैरह या टेंशन वगैरह होती है इसको प्रिवेंट किया है यूएन ने. It has been largely successful in its efforts. The UN has also played an important part in arms control, especially in the preventing the use of nuclear weapons. The UN has been very successful in its fights against poverty, diseases, and illiteracy. It has also achieved success in improving culture cooperation among countries. Countries के बीच में cooperation करना है ना, उनकी health, उनकी diseases, poverty, ये सबको कम करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है UN का. ठीक है. Nevertheless, it could not prevent the invasion of Iran by America. तो इस तरीके से किसी का भी we can say violation ना हो. Peace is the main aim. Peace को फैलाना is the main aim of UN.
सो अब देखते हैं इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन। इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था यूएन में? लेट्स सी। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ यूएन। यूएन का फाउंडर मेंबर रहा है इंडिया। इट हैज अ फुल फेथ इन द एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम बाय यूएन। यूएन जितनी भी एक्टिविटीज करती है उस पर इंडिया का फुल सपोर्ट होता है। अब इंडिया कैसे सपोर्ट करता है? फर्स्ट, इंडिया हैव फुल सपोर्ट ऑफ यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स। India Peacekeeping Force IPKF has been sent to different parts of the world to restore peace। ये मैंने बताया इंडिया के भी पीस कीपिंग फोर्स जाते हैं यूएन में पीस को रिस्टोर करने के लिए, ठीक है, जहां पे कभी वॉर की स्थिति होती है वहां पे पीस को सेटल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, इंडिया हैज पार्टिसिपेट इन द रिलीफ ऑपरेशन ऑफ द यूएन एजेंसी। यूएन एजेंसी के रिलीफ जो ऑपरेशन में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट, इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्ट द यूज ऑफ एटॉमिक पावर फॉर पीसफुल पर्पसेस के लिए। तो हमेशा ये सारी चीजों में यूएन का सपोर्ट इंडिया ने किया है। सो ये था आपका लास्ट चैप्टर। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू। समझ आया पूरा यूएन के बारे में, यूएन क्या है, क्यों बना, किस लिए बना, उसके ऑर्गन्स क्लियर? सो दैट्स ऑल माय डियर लर्नर्स फॉर दिस क्लास। As this chapter is over, this book is finished. So thank you so much for watching all my videos and have a good day. Take care of yourself. Have a good day. Bye bye.